ये है कि मिजाज का जो है रोल वो अद्विया के प्रिस्क्राइब करने में, डिजीज़ को डायग्नोज करने में और ट्रीटमेंट यानी कि इलाज या उसूल इलाज या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को तय करने में हर एक अपना स्पेसिफिक मिजाज का रोल है। हर एक इंडिविजुअल का या हर एक ऑर्गन का या हर एक सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, यानी कि फंक्शन को कराने के लिए कोई भी शेप या स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन या सेल बनता है। अब जैसे हमने बात की थी कि जब ये तमाम चीज़ें मिजाज के इन्फ्लुएंस में बनती हैं तो इसी तरह दवाएं या तो प्लांट ओरिजिन होती हैं या एनिमल ओरिजिन होती हैं या मिनरल ओरिजिन होती हैं। तो ये तमाम की तमाम दवाएं जो हैं जो हम किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये दवाएं भी मिजाज के इन्फ्लुएंस में ही बनती हैं। क्योंकि हमने बात समझ ली कि कोई भी जो इंडिविजुअल बनता है या कंपाउंड बनता है या शेप गेन करता है, कोई भी ये शेप बनती है, चाहे वो इंसान की शक्ल में हो, पेड़ पौधों की शक्ल में हो या पहाड़ों की शक्ल में या मिनरल्स की शक्ल में हो, ये तमाम के तमाम मिजाज के इन्फ्लुएंस में बनता है। तो अगर मिजाज के इन्फ्लुएंस में ये बन रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो जब भी फंक्शन की खराबी आएगी तो जाहिर सी बात है जो चीज़ इनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर ही कोई ना कोई ख़राबी आई होगी। तो मिजाज की ख़राबी ही किसी भी इंडिविजुअल की शेप की ख़राबी और फिर उसके फंक्शन की ख़राबी का जिम्मेदार बनता है। ये हमने अभी तक पढ़ा। अब जाहिर सी बात है जब हम इलाज करने जाएंगे तो जिन चीज़ों को हमें ठीक करना है, चाहे बीमारी को ठीक करना, बीमारी किसके अंदर, ऑर्गन्स के अंदर होती है, इंडिविजुअल के अंदर होती है, सेल के अंदर होती है, तो अब उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें उसका मिजाज ठीक करना ज़रूरी होगा। मिजाज अगर हमें ठीक करना है तो हमें जो हमारा उसूल इलाज बनता है, इलाज बिज़िद का, कि जिस तरह का मिजाज ख़राब हुआ है उसको ठीक करने के लिए उसके अपोजिट मिजाज की तदाबीर करनी ज़रूरी होती है। तो इसलिए अगर हमें किसी ऐसी बीमारी को ठीक करना है जिसका मिजाज गर्म है, मिसाल के तौर पर, या नज़ला हार है, तो अगर नज़ला हार किसी को हुआ है तो हमने ये डायग्नोज कर लिया कि ये जो नज़ला है ये हरारत की हार वाला नज़ला, बारिद नज़ला नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें इसके अपोजिट तदाबीर करनी पड़ेगी। तो अपोजिट तदबीरें करने के लिए हमें जो इलाज करना पड़ेगा वो अपोजिट किस्म की या अपोजिट मिजाज की जो दवाएँ हैं उनको लेना पड़ेगा। तो पहली चीज़ हमें डायग्नोज करने के लिए नज़ला हार को नज़ला हार बनाने समझने के लिए हमें मिजाज को समझना पड़ा। और जब हमने डायग्नोसिस कर ली तो इलाज करने के लिए जो हमें दवाई सेलेक्ट करनी है वो भी मिजाज का जो है रोल है। और जिन ऑर्गन्स में हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो जिन ऑर्गन्स के अंदर ये खराबी आ रही है वो ऑर्गन का मिजाज, उन तमाम ऑर्गन का मिजाज हमें ये बताता है कि जो खराबी आ रही है वो किसी मिजाज के इन्फ्लुएंस में ही आई होगी। यानी कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ब्रेन में कोई खराबी आई है तो हम ये जानते हैं कि ब्रेन का, दिमाग का जो मिजाज है वो बरूदत की तरफ है। तो जाहिर सी बात है उसमें जो बीमारी होगी वो ज़्यादातर 95% केसेस के अंदर बारिद मिजाज की होगी। हार्ट और लीवर, क्योंकि हम इसका मिजाज पढ़ चुके हैं कि गर्म मिजाज है, तो इसके अंदर जो बीमारी हुई होगी वो हरारत की तरफ ही उसका मिलान होगा या हरारत की तरफ ही होगा। ज़्यादातर बीमारियां उन ऑर्गन्स के अंदर जिनका मिजाज हार है उनमें हार किस्म की होंगी, जिनका मिजाज बारिद उसमें बारिद किस्म की होंगी। तो बीमारी को डायग्नोज करने के लिए भी हमें मिजाज जो हेल्प करता है कि किस ऑर्गन के अंदर वो बीमारी है। तो हम समझ सकते हैं कि जिस ऑर्गन के अंदर वो बीमारी है और उस ऑर्गन का जो मिजाज है तो बीमारी भी उस मिजाज के रिलेशन में ही हुई होगी। और जब हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती है फिर हम ये समझते हैं कि उसको इलाज करने के लिए भी हमें जो तदबीरें करनी है वो उस तरह की दवाओं से या ग़िज़ाओं से या माहौल से इलाज करना है जो उस बीमारी के अपोजिट मिजाज की हो। तो मिजाज हमें बीमारी को डायग्नोज करने में, बीमारी को समझने में, बीमारी का इलाज करने में, दवाओं को सिलेक्ट करने में, इन तमाम की तमाम चीज़ों के अंदर मिजाज की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम मिजाज के कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि मिजाज का जो कॉन्सेप्ट है वो तिब्बे यूनानी के अंदर कोर कॉन्सेप्ट है। इस मिजाज के कॉन्सेप्ट को समझे बगैर आप कोई भी बीमारी का इलाज कर ही नहीं सकते। अगर हमें बेहतर यूनानी फिजिशियन बनना है तो हमें मिजाज के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने की अशद ज़रूरत है, बेइंतहा ज़रूरत है। तो इसलिए हम मिजाज को थोड़ा बेहतर तरीके से हम देखें। लेट्स हैव एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ईजिली। ये हम इसको पढ़ चुके, थोड़ा रिवाइज करेंगे। इस स्लाइड में हमने बात की थी कि जब हम मिजाज को समझ लेते हैं और पेशेंट हमारे पास आता है क्लिनिक में और हमने डायग्नोज कर लेते हैं कि ये जो बीमारी है ये बारिद मिजाज की बीमारी है, और हमने दो पेशेंट सेम बीमारी के हमारे पास आते हैं और हमने डायग्नोज कर लिया कि ये बारिद मिजाज या हार मिजाज की बीमारी है, और हमने उसको दवा प्रिस्क्राइब कर दी उसके अपोजिट मिजाज की, उसको मिजाज को करेक्शन के लिए। और जब हम उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो एक इंडिविजुअल में रिजल्ट मिलता है। एक मरीज़ आता है कि साहब मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 2-3 दिन की दवा लेने से मुझे बहुत फ़ायदा हो गया है। तो इसके मतलब ये है कि डायग्नोसिस हमारी ठीक थी। लेकिन मैंने एग्जांपल लिया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे मरीज़ को उसमें फ़ायदा नहीं होता है। तो जिन मरीज़ों के अंदर फ़ायदा नहीं हो रहा है, हालांकि हमारी डायग्नोसिस सही है और हमारा ट्रीटमेंट भी सही है, दोनों के सिम्टम, दोनों मरीजों में सिम्टम ठीक थे, सेम थे और इलाज भी सेम दिया गया, लेकिन असर दोनों में बराबर नहीं आया। और ऐसा होता है जब हम क्लिनिकली बात करते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि मरीज़ पूरी तरह से, एक मरीज़ को पूरी तरह से फ़ायदा हो जाता है और दूसरे मरीज़ को फ़ायदा नहीं होता है, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं उसको हमने डिस्कस किया था। कभी कभी मरीज़ को अगर फ़ायदा नहीं होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि उस मरीज़ का जो खाने की हैबिट्स हैं
वो डिफरेंट रही, यानी कि उसका मिजाज, मरीज़ का अपना जो मिजाज है वो हार रहा हो। मिसाल के तौर पर जो हमने इसमें एग्जांपल लिया था कि हमूजत मेदी, यानी कि गैस्ट्राइटिस का पेशेंट हमारे पास आता है तो ये सूए मिजाज हार है। एक इंडिविजुअल को हमने जवारिश शाही जो बारिद मिजाज की उसको प्रिस्क्राइब की, वो ठीक हो गया। दूसरे को भी हमने वही प्रिस्क्राइब की लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अब पहली कंडीशन अगर जिसमें फ़र्क नहीं पड़ा है उसमें क्या हो सकता है, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जो मरीज़ है उसका मिजाज गर्म हो। तो अब हमें जो दवा प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी, तो एक तो मरीज़ का अपना मिजाज गर्म है, दूसरा जो बीमारी उसको हुई है वो भी गर्म मिजाज की हुई है। तो हमें बनिस्बत बारिद मिजाज के आदमी में उस बीमारी को जो ठीक हो गया है, उसका मिजाज बारिद था, उसमें हमें जवारिश शाही की जो डोज है वो कम देनी पड़ी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूँकि मरीज़ का अपना मिजाज भी हार है तो इसलिए हमें डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो उसमें जो फ़ायदा नहीं हुआ है वो पहला ये भी हो सकता है कि मरीज़ का अपना मिजाज हमने कंसीडर नहीं किया हो, तो हमें मरीज़ का मिजाज भी कंसीडर करने की ज़रूरत है। नंबर 2, हमने ये देखा कि मरीज़ का मिजाज भी दोनों का सेम था, लेकिन उसके बावजूद एक मरीज़ में फ़ायदा हुआ और दूसरे में नहीं हुआ। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है उसके फ़ायदा नहीं होने की, कि जिस माहौल में वो रहता है वो माहौल जो है वो गर्मी की तरफ हो। मिसाल के तौर पर वो मरीज़ जो ठीक हो गया है वो AC वाली कंडीशन में रहता हो और उसका जो पेशा है वो इस तरह का हो कि वो ऑफिशियल वर्कर है और AC में काम करता है, उसकी हरारत ज़्यादा नहीं बढ़ती। दूसरा मरीज़ जो है वो ऐसा पेशा करता हो जो गर्मी में ज़्यादा रहता हो या आग के पास ज़्यादा रहता हो, ऐसे किसी या होटल में कहीं काम कर रहा हो या बावर्ची का काम करता हो, तो उसके आसपास जो है उनका जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है वो हरारत की तरफ हो। उस कंडीशन में भी मरीज़ को, जो दूसरा मरीज़ उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो हमने मरीज़ का अपना मिजाज भी कंसिडर करने की ज़रूरत है इलाज के वक्त, दूसरा मरीज़ का जो जिस माहौल में वो रहता है उसको भी कंसिडर करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3, दोनों कंडीशन हमने जांच ली। कभी कभी जो फ़र्क नहीं आता है उसकी वजह ये भी रहती है कि जो मरीज़ है वो इस तरह की ग़िज़ाएँ खाता रहा हो जो उसके मिजाज को के लिए ज़्यादा हरारत की तरफ उसको बढ़ा देता, मसलन वो गर्म चीज़ें खाने वाला हो। तो एक मरीज़ जिसको गैस्ट्राइटिस हुई है वो ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाता है, और दूसरा मरीज़ जिसको गैस्ट्राइटिस हुई है वो हार्ड चीज़ें, गोश्त और दूसरी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता हो। तो उसमें फ़र्क नहीं आने की वजह उसकी डाइट हैबिट्स भी हो सकती हैं, यानी ग़िज़ाएँ जो उसने इस्तेमाल की हैं वो गर्म मिजाज की तरफ हो सकती हैं। तो इसलिए हमें गौर करने वाली बात यह है कि जब हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें न सिर्फ बीमारी का मिजाज बल्कि मरीज़ का अपना मिजाज, जिस माहौल में वो रहता है उसका मिजाज, और जो उसने तदाबीर इख्तियार की हैं उसके मिजाज को भी कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि मिजाज होल एंड सोल जब हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तय कर रहे होते हैं तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें मिजाज को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की ज़रूरत है। ये तीनों एग्जाम्पल्स हमने ले लिए थे। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ मरीज़ों में फ़ायदा हो रहा है और कुछ में नहीं हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है और एक सेम मिजाज के लोग हैं और ये जो लोग बन रहे हैं अलग अलग मिजाज के, इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ही घर के अंदर एक पेरेंट्स के जो 3 बच्चे हैं, एक का मिजाज गर्म है, एक का मिजाज सर्द है और एक का मिजाज बिल्कुल इन दोनों के दरमियान है। तो ये क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है कि एक ही पेरेंट्स की औलादों के अंदर मिजाजी जो डिफरेंस होता है, वेरिएशन होता है, वो क्यों होता है? ये एक सवाल पैदा होता है कि इसलिए जब हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तय करेंगे, ये उसूल इलाज बनाएंगे, तो उसूल इलाज हमारा सही होने के बावजूद हर एक इंडिविजुअल में बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बराबर से फ़ायदा नहीं होगा। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजूहात को जानने के लिए हमें मिजाज को थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम क्लिनिक पर इलाज कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो लोग हैं जिनको हम इलाज दे रहे हैं वो लोग सब में बराबर फ़ायदा नहीं मिलता है। तो वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उनका मिजाजी वेरिएशन होता है, और ये मिजाजी वेरिएशन इलाज के अंदर दवा का मिजाज कि पहले दर्जे की दवा इस्तेमाल करनी है, दूसरे या तीसरे दर्जे की, और दवा की डोज, ये तमाम चीज़ें वेरिएशन करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये ज़रूरत पड़ती है तो हमें मिजाज की वेरिएशन को समझने की भी ज़रूरत है। तो सवाल ये, पहला सवाल ये है, जब मिजाज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हेन द बिल्डिंग मटीरियल इज सेम देन व्हाई डज एवरी ऑर्गन, ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल लुक डिफरेंट एंड फंक्शंस डिफरेंटली। पहली तो चीज़ हमने ये समझी कि भाई ऐसी क्या वजह है कि जब इंसान, जानवर ये सब बन रहे होते हैं, हमने पढ़ लिया है कि अरकान अरबा 4 ही होते हैं यूनानी के मुताबिक, और अगर आप उस पर भी जाए, एलिमेंट्स पर भी जाएँ तो 130-140 जो एलिमेंट होते हैं वो सेम है, इतने ही है क्वांटिटी में, लेकिन जब ये एसोसिएट होते हैं, मिलते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल की शक्ल, पहले तो स्पीशीज़ वेरिएशन, यानी कुछ पहाड़ बनते हैं, कुछ पेड़ पौधे बनते हैं, कुछ इंसान बनते हैं, कुछ जानवर बनते हैं, और उन जानवरों में भी अलग अलग शेप, और इंसानों में भी अलग अलग शेप, और पेड़ पौधों में भी अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़, अलग अलग चीज़ें बनती। तमाम चीज़ें जो बन रही हैं, ऐसी क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? हालांकि जो बिल्डिंग मटीरियल है वो सबका सेम है, लेकिन ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा, मटीरियल फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एंड एवरी प्लांट एंड एनिमल कंसिस्ट ऑफ एंड मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, देन व्हाई एवरी प्लांट एंड एनिमल लुक डिफरेंट एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब हम जब बात करते हैं कि एक तो ये मिजाज, एक जो वेरिएशन हो रहा है उनकी दिखने में, यानी कुछ जानवर बन रहे हैं, कुछ इंसान बन रहे हैं, कुछ पेड़ पौधे बन रहे हैं, कुछ प्लांट क्या कहते हैं पहाड़ बन रहे हैं। दूसरा जो वेरिएशन है उनके काम करने में, यानी कि अभी भी मटेरियल सेम है लेकिन हर एक इंडिविजुअल अलग तरह से काम भी कर रहा है। पेड़ पौधे अपना काम अलग तरह से कर रहे हैं, इंसान अपना काम अलग तरह से कर रहे हैं, जानवर अपना काम अलग तरीके से कर रहे हैं,
और जो मिनरल्स हैं उनका अपना अलग अलग एक फंक्शन है। तो ऐसा क्यों है कि हालांकि बिल्डिंग मटेरियल सेम है, दिखने में भी डिफरेंसेस हैं और काम फंक्शंस करने में भी डिफरेंसेस हैं। तो ये डिफरेंसेस जो मैंने इस एग्जांपल लिया है, ये पिछली बार मैंने बताया था कि अगर आप पेड़ पौधों को भी देखें तो यहाँ पर बहुत कम हमने ले रखे हैं, और इस हज़ारों स्पीशीज़ हैं इसकी, पेड़ पौधों की भी, मिनरल्स की भी हज़ारों स्पीशीज़ हैं। और अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर भी जो अलग अलग ऑर्गेनिक सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है अंदर नर्वस सिस्टम अलग है, इम्यून सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, इनके अंदर भी वेरिएशन है। हालांकि इंसान जो बनता है वो तमाम के तमाम इंसान एक ही तरह के मटीरियल से बनते हैं, यानी कि जो बिल्डिंग मटीरियल सेम है। तो ये जो फंक्शनल वेरिएशन है ऐसा क्यों है? ठीक, इसके साथ साथ जब ये सब हो रहा है और ये सब अलग अलग शेप गेन करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इन तमाम चीज़ों को ऐसा बनने पर मजबूर कर रही है। यानी कि पेड़ पौधों को पेड़ पौधा बनना, इंसानों को इंसान बनना, जानवरों को जानवर बनना, ये तमाम की तमाम चीज़ें उन्हीं मटेरियल से, उन्हीं अनासिर से, उन्हीं एलिमेंट से या उन्हीं अरकान अरबा से बन रहे हैं, लेकिन अलग अलग बन रहे हैं। तो कौन ऐसी चीज़ है जो उनको मजबूर कर रहा है? What enforce the same material to acquire the different shape in different organism and in different organs of the same organism, even in the same cell। बहुत अब एक सेल के अंदर भी, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर जो कार्डियक सेल है वो अलग एक्टिविटी कर रहा है, जो हार्ट सेल है वो क्या कहते हैं, जो लीवर सेल है वो अलग एक्टिविटी कर रहा है। तो सेल भी बन रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सबके सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी शेप भी अलग अलग तरीके की है। तो कौन सी ऐसी पावर है जो उनको मजबूर कर रहा है इस काम को करने में? अपार्ट फ्रॉम द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, अनदर फैक्ट इज ऑब्जर्व्ड एज फंक्शनल डाइवर्सिटी। अब एक तो ये जो दिखावा है इनकी मॉर्फोलॉजी है, ये तो अलग अलग दिख ही रही है, एक इंडिविजुअल में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में, अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग है सारी के सारे। लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उसके साथ साथ जो फंक्शनल वेरिएशंस हैं या फंक्शनल डाइवर्सिटी वो भी देखी जाती है। यानी कि लीवर हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही काम करता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी अलग होती है। यानी कि हाथी का लीवर अलग तरह से काम करेगा, घोड़े का लीवर अलग काम करेगा, इंसान का लीवर अलग से काम करेगा। और इंसानों के अंदर भी अलग अलग लोगों का लीवर अलग अलग तरीके से वेरिएशन के साथ काम करता है। हालांकि सब जितने भी स्पीशीज़ के अंदर लीवर काम करता है सबका काम मेटाबॉलिज्म है, लेकिन सबकी जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। और इवन सेम अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर भी जो कैपेसिटी वो सेम होती है। कुछ लोग बिल्कुल फैटी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग बहुत खाते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग ज़्यादा फैटी खा लेते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है। इसके साथ ऑर्गन्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट कैपेसिटीज। मैंने बात बता दी है कि एक ही ऑर्गन, यानी कि हार्ट सबके अंदर, लीवर सबके अंदर, अलग अलग ऑर्गन के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करता है, लेकिन हार्ट की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। घोड़ों में अलग होगी, जान और कहते हैं हाथी के अंदर होगी, चींटी के अंदर होगी, इंसान के अंदर अलग होगी। ये तमाम की तमाम जो डाइवर्सिटीज़ हैं अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर, अलग अलग स्पीशीज़ में, एक ही स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, और एक ही ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग सेल के अंदर। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये क्यों होती है? और यही डाइवर्सिटी भी मजबूर करती है हमें दवा की डोज को चेंज करने में, इलाज को चेंज करने में, इलाज को देने में और दवाओं के सिलेक्शन में। तो ये डाइवर्सिटी कौन है जो ये तमाम के तमाम डाइवर्सिटी को करने को मजबूर कर रहा है? यानी कि ये तमाम वेरिएशन क्यों आ रहे हैं ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, इंसानों के अंदर और अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर? तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको मजबूर कर रही है? हालांकि अगर हम देखें, जो मैंने पिछली क्लास में ही बात की थी, कि अगर हम देखें तो जाइगोट जब बनता है, मेल फीमेल गैमेट मिलते हैं, तो इनमें माइटोसिस सेल डिवीजन होती है, और माइटोसिस में जब डिवीजन होती है तो डिवीजन के बाद जो ऑर्गेनिज्म बनता है, जो सेल बनते हैं, डिवाइड होते हैं, वो सेम, यानी कि सेम तरह के सेल में डिवीजन होता है। और सेम तरह के सेल के अंदर डिवीजन होने का मतलब ये है कि उनको एक ही तरह के सेल बनते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अलग अलग ऑर्गन्स बनते चले जाते हैं, अलग अलग शेप लेते चले जाते हैं। तो ये जो शेप है, ब्रेन बन रहा है, हार्ट बन रहा है, लीवर बन रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये किसकी वजह से हो रहा है? ये कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो इन तमाम चीज़ों को इस तरह से काम करने के लिए, अपनी शेप को चेंज करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये जो मजबूरी है ये किसकी है? ये जो फोर्स है जो इन तमाम चीज़ों को मजबूर कर रही है अपनी शेप अलग तरह से गेन करने में, अपने फंक्शन को अलग तरह से करने में, कौन सी चीज़ है जो इसको मजबूर कर रही है? तो ये जो मजबूरी है ये मिजाजी मजबूरी है। यानी कि कुदरत ने, नेचर ने, ऊपर वाले ने हर एक ऑर्गन को, हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक सेल को, हर एक कंपाउंड को एक मिजाज दिया है। और जैसे ही वो मिजाज उसके अंदर आता है, उस मिजाज के इन्फ्लुएंस के अंदर वो चीज़ें उस तरह से बनती चली जाती हैं। ये चीज़ें अपने आप नहीं हो रही हैं। जाइगोट से स्किन बन रही है, आइज़ बन रही हैं, हेयर्स बन रहे हैं, टीथ बन रहे हैं, नोज़ बन रही है, और अलग ऑर्गन्स बन रहे हैं, इंटेस्टाइन बन रहे हैं, स्टमक बन रहा है। ये सारे के सारे जो बन रहे हैं ये ऐसा ही नहीं कि अपनी ही मर्जी से बन रहे हैं, बल्कि इनको मजबूर करता है एक पावर। उस पावर को हम कहते हैं मिजाज। इसीलिए हर एक स्पीशीज़ का एक मिजाज होता है, हर एक इंडिविजुअल का एक मिजाज होता है, हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनका एक मिजाज होता है। क्यों? क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन करना है, और वो फंक्शन करने के लिए उसका मिजाज उसको मजबूर करता है। इसलिए जितने भी फंक्शंस हैं, दे ऑल आर ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ मिजाज, यानी कि मिजाज के इन्फ्लुएंस में ही काम करते हैं। हार्ट अगर बीट कर रहा है तो वो मिजाज की वजह से कर रहा है।
ब्रेन अगर काम कर रहा है तो मिजाज की वजह से कर रहा है। अगर ब्रेन का मिजाज चेंज होने लग जाए तो उसका फंक्शन कम होने लग जाएगा, ज़्यादा होने लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। हार्ट का अगर मिजाज चेंज होने लग जाए तो उसका फंक्शन ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा या बिल्कुल रुक जाएगा। जैसे हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, कार्डियोमेगाली है, हेपेटोमेगाली है, ये सब किस लिए होते हैं? जिनके साइज बढ़ रहा है उनके कैपेसिटी बढ़ने की वजह से। कुछ ऑर्गन्स छोटे होने लगते हैं, जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर है, श्रिंकिंग ऑफ किडनी है, ये उनके फंक्शन कम होने की वजह से होता है, इनके मिजाजी वेरिएशन की वजह से उनके फंक्शंस वेरिएशन होने लगते हैं। अब हमने देखा कि अगर हम देखें ऑर्गन्स के अंदर और सेम इंडिविजुअल में अलग अलग प्रोफेशंस के जो लोग हैं, ये एक ही तरह से बने हुए इंडिविजुअल अलग अलग प्रोफेशन को चुनते हैं और अलग अलग प्रोफेशन के अंदर एफिशिएंट होते हैं। हर एक इंसान पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता और हर एक इंसान डॉक्टर की तरह काम नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, ना ही हर एक इंसान इंजीनियर बन सकता। तो हर एक का एक मिजाज है, उस मिजाज के अकॉर्डिंग वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं और वो उस तरफ जाया करते हैं। अब हमने चूंकि ये बात समझ ली है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गन जो बनता है वो किसके इन्फ्लुएंस से बनता है? मिजाज के। तो ऑर्गन जो कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई भी कंपाउंड बन रहा है, वो मिजाज की वजह से बनता है। और वो साख्त जो भी बन रही है, ये जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो उसके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि कार्डियक सेल इसलिए कार्डियक सेल बने हैं क्योंकि उनका जो फंक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, ताकि वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके और उसको पंप कर सके। नेफ्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर है वो इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि वो फिल्ट्रेशन कर सके। ठीक है, तो कोई भी साख या कोई भी स्ट्रक्चर जो बनता है वो स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए बनता है और वो फंक्शन उसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है और वो जो स्ट्रक्चर बना है वो मिजाज की वजह से बना है। तो जब भी फंक्शन खराब होंगे उसकी स्ट्रक्चर खराब हुआ होगा और उसका स्ट्रक्चर खराब अगर हुआ है इसका मतलब ये कि उसके मिजाज में वेरिएशन आई होगी। तो हमें अगर फंक्शन ठीक करना है तो स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, मिजाज ठीक करना पड़ेगा। इसलिए अगर हमें डायरेक्ट अगर हम समझने की बात करें तो अगर फंक्शन ठीक करना है तो हमें मिजाज को ठीक करना पड़ेगा और फंक्शन की खराबी को ही हम बीमारी कहते हैं। तो अगर हम बीमारी ठीक करनी है तो हमें उसका फंक्शन ठीक करना है, फंक्शन ठीक करने के लिए स्ट्रक्चर ठीक करना है और स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए मिजाज ठीक करना है। तो इसलिए अगर हम बीमारी को ठीक करना है तो बीमारी को ठीक करने के लिए मिजाज को ठीक करना ज़रूरी है। अब मिजाज दो तरह का होता है। आपने जो कन्वेंशनल तरीका, एक मिजाज खिल्की कहलाता है, यानी कि वो मिजाज जो कुदरत ने दिया है और उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, इसको मिजाज खिल्की कहते हैं। और उस मिजाज खिल्की के इन्फ्लुएंस में ही स्पीशीज़ बनती है, यानी कि घोड़ा घोड़ा ही बनेगा। मेल फीमेल गैमेट अगर घोड़े के मिलेंगे तो घोड़ा ही बनेगा, मेल फीमेल गैमेट अगर चींटी के मिलेंगे तो चींटी ही बनेगी, मेल फीमेल गैमेट अगर ह्यूमन बीइंग के मिलेंगे तो ह्यूमन बीइंग ही बनेगा। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ये स्क्रिप्टेड है, खिल्की है, ऊपर वाले ने जो दिया है वही बनेगा, ये ब्लू प्रिंट है। तो मिजाज खिल्की और इसको हम इन्नेट मिजाज कहते हैं जो कुदरत ने दिया होता है। दूसरा जो मिजाज है मिजाज कस्बी है, एक्वायर्ड मिजाज है और ये मिजाज चेंज हो सकता है वक्त के एतबार से, इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। कि ये जो मिजाज है ये इंडिविजुअल की डाइट, इंडिविजुअल के माहौल और इंडिविजुअल की जो जेनेटिक मेकअप है उससे इन्फ्लुएंस्ड रहता है। जैसे वो खा पी रहा है, जैसे माहौल में वो रह रहा है, जैसे उसको इन्फिलात नफ्सानिया को सामना करना पड़ रहा है, ये मिजाज उस तरह से बनता है। यानी कि कुछ लोगों के घर में अगर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो उनका मिजाज वैसा बनेगा कि वो सख्त मिजाज हो जाते हैं और सख्ती उनके अंदर आ जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कश्मीर में रहते हैं, उनका अलग मिजाज रहेगा, जो राजस्थान में रहेगा उनका अलग मिजाज रहेगा। तो एक्वायर्ड मिजाज वक्त के एतबार से और डाइजेशन के न्यूट्रिशन के एतबार से, माहौल के एतबार से और इन्फिलात नफ्सानिया के एतबार से, जिन चीज़ों को वो फेस करता है उसके एतबार से चेंज हो सकता है, लेकिन मिजाज खिल्की चेंज नहीं होता है। मिजाज बेसिकली ये दो तरह का होता है। जो आप किताब में पढ़ते हैं वो हमने आपने देखा ही है कि मिजाज मोतदिल और मिजाज गैर मोतदिल दो तरह का होता है। मिजाज मोतदिल जो है वो दो तरह से हो सकता है, जिसको एक मिजाज मोतदिल तिब्बी कहते हैं, एक को मिजाज मोतदिल हकीकी कहते हैं। मिजाज मोतदिल हकीकी जिसमें तमाम के तमाम जो कैफियत हैं वो इक्वली हों, मौजूद हों, और उनको हम मिजाज मोतदिल तिब्बी कहते हैं। ये हकीकत में पॉसिबल नहीं, बल्कि एक आइडियल मिजाज है, इसके करीब तक हम पहुँच सकते हैं। आइडियल ये मिजाज जो मिजाज हकीकी है ये हासिल नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एक आइडियल मिजाज समझने के लिए हमने रखा हुआ है। और दूसरा जो मिजाज है मिजाज मोतदिल तिब्बी, ये मिजाज मोतदिल तिब्बी वो है जो किसी भी कंपाउंड को उसके फंक्शंस के एतबार से प्रोवाइड कराया जाता है। यानी कि इंसान को इंसान का मिजाज दिया गया और इंसान का जो लीवर है उसका मिजाज उस इंसान के एतबार से दिया गया है। दूसरा जो इंसान है जो ज़्यादा लड़ने वाला है उसका जो जिगर का मिजाज है वो उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। यानी कि मोतदिल हकीकी वो मिजाज मोतदिल तिब्बी वो मिजाज है जो किसी भी कंपाउंड को, जब कंपाउंड बनता है, अनासिर मिलते हैं और वो कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उसकी ज़रूरियात के, उसकी इंटेंडेड फंक्शन की एतबार से जो उसको काम करने हैं थ्रू आउट लाइफ, उसके एतबार से जो उसको मिजाज दिया जाता है उसको हम मिजाज मोतदिल तिब्बी कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली एज ए होल और इन अ नटशेल अगर हम बात करें कि मिजाज क्या है, तो मिजाज रिजल्टेड फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी कंपोनेंट्स। मिजाज वो चीज़ है जो प्राइमरी कंपोनेंट यानी कि अरकान के इंटरेक्शंस के मिलने से बनता है। इम्पार्ट्स शेप विच इम्पार्ट्स शेप फॉर द लॉजमेंट ऑफ तबीयत, और वो जैसे ही साख्त बनती है, अनासिर मिलते हैं, उसको एक शेप देता है और शेप देने के बाद उसके अंदर एक तबीयत को लॉज करता है और वो तबीयत उससे आगे के जो फंक्शन है वो काम कराती है। और उस काम को कराने के लिए जो ताकतें चाहिए, जो वो पावर्स या कुव्वा जो चाहिए वो उसको दी जाती हैं, जो न्यूमा डिपेंडेंट होती हैं, जो अरवाह के जरिए से काम करती हैं, अरवाह के जरिए से सलामत रहती हैं। एसोसिएटेड विद सिंपल एंड कंपाउंड ऑर्गन नर्चर्ड बाय ह्यूमर्स, और ये किसी ना किसी
ऑर्गन के अंदर किसी न किसी कंपाउंड के अंदर मिजाज मिलेगा, और इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो अखलाक के ज़रिए से होता है। तो इसलिए मिजाज इंडिविजुअलाइज करता है इंडिविजुअल को, डिजीज़ को, ड्रग्स को और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं और इनको बिल्कुल मुख्तलिफ करता है और इनको बिल्कुल सेपरेट करता है और इंडिविजुअलाइज करता है, वो मिजाज ही है। मिजाज के ज़रिए से हम इंडिविजुअल को समझ सकते हैं, उसकी बीमारी को समझ सकते हैं, और उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए जिन ड्रग्स की ज़रूरत है उसको समझ सकते हैं, और उसके बाद जो हमें ट्रीटमेंट देना उसको हम समझ सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें मिजाज के इन्फ्लुएंस में ही समझ में आती हैं। अब मिजाज को क्लिनिकली समझने के लिए हमें क्या करना है? बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप इसको समझ लें। ये चार्ट है, हालांकि इससे आप मिजाज को, किसी भी इंडिविजुअल के मिजाज को आप असेस कर सकते हैं, और इन सिंपल वर्ड्स जब आप देख लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब ऑर्गन्स के मिजाज को हम पढ़ेंगे तो जिस ऑर्गन के मिजाज को हम जानते हैं, जब हम देखेंगे कि ये जो फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है, जो बीमारी है, ये किस ऑर्गन से रिलेटेड है, और जैसे ही हम ये समझेंगे तो हमें उस ऑर्गन का मिजाज मालूम होगा, तो हमें उस बीमारी के मिजाज के बारे में भी एक रास्ता मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट रेट घबराहट हो रही है, वो कंप्लेंट लिखाता है घबराहट है और चक्कर आ रहे हैं और बेहोश हो जाता है बार बार, या दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है। तो जैसे ही उसने हमें सिम्टम्स बताए तो हमने अफ़ाल को समझा उसके, और सिम्टम्स को समझ के हमने देखा कि इसका रिलेशन किससे, हार्ट से। हार्ट का मिजाज क्या है? गर्म। उसका मतलब ये है कि उसकी जो बीमारी है वो भी हरारत वाली ही हुई होगी। इंडिविजुअल का मिजाज समझने के लिए ये एक जो चार्ट है, इसके ज़रिए से आप समझ सकते हैं इसको। तो इसको हमने 3 पैरामीटर में चेंज करते हैं इसको, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर्स लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर, और फिर उसके बाद हर एक मिजाज की, यानी कि दमवी मिजाज, बलगमी मिजाज, सफरावी मिजाज और सौदावी मिजाज, ये 4 कैटेगरी में इसको बांटा है। उसको कलर के एतबार से भी हमने इसमें चेंज कर दिया है। हर एक के हिसाब से इसको हम नंबर देते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्शन देखते हैं। पहला जो पैरामीटर है, ये तकरीबन 10 पैरामीटर्स हैं। जब इनको लेते हैं तो इन पैरामीटर को देखते हैं उस इंसान के अंदर, और उसको हम नंबरिंग करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्शन कैसा है उसका, रूडी है, रेडिश या वीटी है। तो अगर इस तरह का है तो उसको 1, यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे। और चौकी वाइटिश है अगर कलर उसका, तो यहाँ पर उसको 0.75 नंबर देंगे। और अगर उसका येलोइश कलरेशन है तो उसको 0.5 नंबर देंगे। अगर वो ब्लैकिश दिख रहा है या पर्पल दिख रहा है तो उसको हम यहाँ पर 0.25 नंबर देंगे। तो इस तरह से जब हम बिल्ड है उसका, यानी कि उसका सोना कैसे दिखता है, वो उसकी बॉडी कैसी है, मोटा है, पतला है, मस्कुलर है, टच कैसा है उसका, खुरदरा है, सॉफ्ट है, इसको देखेंगे। बालों का कलर कैसा है, बालों का जो किस तरह के घुंघराले बाल हैं, लश्चरलेस हैं, लश्चर वाले बाल हैं, मूवमेंट कैसी है, बहुत एक्टिव है, डल है, हाइपर एक्टिव है, बहुत कम एक्टिव है। ये तमाम के तमाम पैरामीटर को। स्लीप पैटर्न है उसका, तो नॉर्मल है, 6 से 8 घंटे सोता है, बहुत ज़्यादा 1 से 8 घंटे ज़्यादा सोता है, इनएडिक्वेट है, बहुत कम है, और इंसोमिया है, बिल्कुल नहीं सो पा रहा है। तो इन तमाम पैरामीटर्स को, पल्स है, इमोशंस है, इन सबको देखेंगे हम, और फिर हम इसको स्कोर करते जाएंगे। और जैसे हम स्कोर करेंगे तो अगर उसका जो स्कोर आता है 7.5 से 10 के बीच में, तो वो दमवी मिजाज है। और 5.1 से 7.5, 7.5 के आसपास आता है तो वो बलगमी मिजाज है। 2.5 से 5 के बीच में आता है तो सफरावी है, और 0 से 2.5 के बीच में आता है तो सौदावी है। इस मिजाज को इस तरह हम एसेस कर लेते हैं। सिर्फ ये जो पैरामीटर्स हमने लिए हैं, जिनको हम अजनास अशरा भी हम कहते हैं, इनके ज़रिए से हम डायग्नोस कर सकते हैं।